नमस्कार। वो जेल, जिस जेल का नाम सुनकर लोगों में डर भी होता है और तरह तरह की उनके अंदर मानसिकताएं और भावनाएं आती हैं कि जेल का नाम सुनकर काफ़ी लोग डरते हैं। आज हम एक ऐसी ही चर्चित उत्तर प्रदेश की जेल में हैं, जिसके जेल अधीक्षक हैं भीमसेन मुकुंद। और इस जेल में हम इसलिए आए क्योंकि यहाँ के खाने की गुणवत्ता को लेकर इस जेल को फसाई की तरफ से 5 स्टार रेटिंग दी गई है। यानी कि जो यहाँ पर भोजन कैदियों को दिया जाता है, जिस तरीके के तमाम विचार आपके और हमारे मन में सवालात और ख्यालात आते हैं कि जो कैदी होते हैं जेलों में, उन लोगों को खाने का जो इंतजामात होता है वो बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। लेकिन ये एक ऐसी जेल है, यूपी की ऐसी पहली जेल है जिसे भोजन की गुणवत्ता को लेकर फसाई की तरफ से 5 स्टार रेटिंग दी गई है। यानी कि 5 स्टार होटल की तरह इस जेल में कैदियों को खाना दिया जा रहा है। आज हम उन्हीं से जानेंगे। आज हमारे साथ मुखातिब होने के लिए इसी जेल के जेल अधीक्षक हैं भीमसेन मुकुंद जी, जिनका नाम आपने बखूबी खूब सुना होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में भी रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनको अपनी मन की बात में शामिल किया था और आज हमसे मुखातिब होंगे। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत स्वागत है कि आपने हमें समझ दिया है। लेकिन सर, कुछ सवालात मैं ऐसे आपसे शुरुआत करूंगा जिससे आगे के जो सवाल रहें वो सरल रहें और कठिन सवालों से हम शुरुआत करेंगे। जी कि सबसे पहली बात ये कि जो जेल अधीक्षक बनने का जो आपके अंदर ख्यालात और ये आया था, ये सपना कैसे क्या हुआ, जरा दर्शकों को बताइए। ये तो ऐसा कोई विशेष ख्याल नहीं था। हम तो पढ़ते थे और मैं जब MSc कर रहा था तो मेरा एक परिवार में आना जाना था। वो अंकल जी जो थे वो मेजर से रिटायर हुए थे, तो मैंने उनको वर्दी में और उनके फ़ोटो वगैरह वर्दी में बहुत सारे देखे थे। घर में उनके ड्राइंग रूम में वर्दी के फ़ोटो लगे हुए थे। तो वो अंकल जी थे, तो उन्हीं से जो है मैंने वर्दी की नौकरी का जो है वो एक जज्बा लगा कि भाई वर्दी की नौकरी वो काफ़ी सम्मान देती है। और दुनिया में अगर आदमी जो भी पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, वो एक पहचान के लिए कमाता है कि उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। और वर्दी की नौकरी एक ऐसी नौकरी है जो वर्दी पहनने के बाद वो आपको किसी पहचान का मोहताज नहीं रहने देती। वर्दी पहनने के बाद आपकी पहचान स्वतः बन जाती है। आप लाखों की भीड़ में वर्दी पहन के निकल जाइए तो आप सबसे अलग दिखाई देते हैं कि आप किसी जो है सरकारी सेवा में हैं और वर्दी की नौकरी में हैं। तो वर्दी जो है वो हमें पहचान देती है और संपूर्ण दुनिया में पहचान के लिए ही आदमी पढ़ता है, पहचान के लिए ही आदमी कमाता है, पहचान के लिए ही आदमी जीता है। वो वर्दी की नौकरी में पहचान आसानी से मिल जाती है, इसलिए मुझे वर्दी की नौकरी अच्छी लगती है। सर, पहचान की आपने बात की है तो एक सवाल यहाँ से भी उत्पन्न होता है कि आप इससे पहले, मैं पूछना चाहूँगा पर्सनली है कि आप इससे पहले किन किन जिलों में आप तैनात रहे, वो जरा अगर दर्शकों को बता। मेरी पहली पोस्टिंग जिला कारागार बुलंदशहर में थी, जहाँ मैं 5 साढ़े 5 साल तैनात रहा। उसके बाद मथुरा में रहा। फिरोजाबाद मैंने नई जेल चालू करवाई, वहाँ भी मैं 6.5 साल रहा। उसके बाद कुछ छोटे छोटे जगहों पर ट्रांसफ़र होते रहे। अलीगढ़ हुआ, जौनपुर भी रहा मैं 4 साल। उसके बाद में मैनपुरी भी रहा, थोड़े समय के लिए लखनऊ भी रहा, ललितपुर भी रहा, देवरिया रहा, नैनी भी रहा। कौशाम्बी में भी मैं अभी पहले तैनात था, जहाँ 27/12/20 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मेरा जिक्र जो है, मेरे काम का जिक्र, जो काऊ कोट हमने बनाए थे वहाँ गौवंश को सर्दी और बरसात से बचाने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में इस बात का जिक्र किया गया। सर, ये फर्रुखाबाद की ये फतेहगढ़ जेल जी, जिसको जब भोजन की गुणवत्ता के लिए फसाई की तरफ से 5 स्टार रेटिंग दी गई, उस समय क्या महसूस कर रहे थे? क्योंकि तमाम तरह के लोगों के सर सवालात होते हैं। अमूमन लोग ज़्यादातर देखते हैं आप हैं कि लोग तरह तरह के सवाल आते हैं जेल के लिए कि अरे जेल में तो कैदियों को खाना ये ऐसा मिलता होगा, वैसा मिलता होगा। लेकिन आपने सर वो कर दिखाया जो शायद किसी ने ना किया हो मेरे हिसाब से। यूपी की ये ऐसी पहली जेल है जहाँ पर खाने को 5 स्टार रेटिंग, यानी कि एक 5 स्टार होटल की तरह यहाँ पे आपने खाना कैदियों को दिया। तो ये गौरवान्वित क्षण था। लेकिन जब 5 स्टार रेटिंग मिली तो सर क्या महसूस कर रहे थे आप? एक्चुअली देखिए, समय समय पर जो है हमारे कारागार मुख्यालय भी द्वारा भोजन में गुणवत्ता परक भोजन बंदियों को देने के निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। और वर्तमान में सभी कारागारों में भोजन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए बहुत आधुनिक मशीनें जो है उपलब्ध कराई गई हैं। जैसे आटा गूंदने की मशीनें हैं, ऑटोमेटिक रोटी मेकर हैं,
सब्जी छीलने की मशीनें हैं, गेहूं छानने की मशीनें हैं, चक्की है गेहूं पीसने की जेल में ही, मसाला पीसने की चक्की हमारी अपनी है। ये सभी जेलों पर कारागार विभाग से मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं। मैंने उन्हीं मशीनों का सिस्टमेटिक तरीके से प्रयोग किया, उनका यूज किया, और सफाई व्यवस्था जो भोजन में होती है, क्योंकि देखिए अगर आप एक कटोरी दाल खा रहे हैं, अगर एक छोटा सा कंकड़ आपकी दाल में आ जाए तो वो पूरे स्वाद को आपके को खाने को खराब कर सकता है, उसके बाद आप खाना नहीं खा सकते। एक भी पत्थर चावल में चला जाए तो आप आगे का निवाला नहीं खा सकते। जी। उन्हीं चीज़ों को मैंने दूर किया, साफ सफाइयत का बहुत ध्यान रखा, और रोटी सेकने के लिए जो घरों में जिस तरीके से आटा गूंदा जाता है, किस तरीके से घरों में रोटी बनाई जाती है, ये हमने कई एक घरेलू चीज़ें जान करके अपने परिवार में से भी, अपनी पत्नी से भी पूछ करके, उन्होंने भी कई एक सजेशन हमें रोटी बनाने के संदर्भ में दिए। पहले रोटी जेलों में एक सांचा हुआ करता था गोल, उससे काट काट करके बनाई जाती थी। अब मैं सोचता हूँ सभी जेलों में लगभग ऑलमोस्ट एक हाथ की तरीके से, जैसे घरों में रोटी बेली जाती है चकला बेलन से, उसी तरीके से रोटी बेली जाती है, और वो अच्छे से सिकती है, वो घर जैसी रोटी बनती है। और सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं हम लोग। जैसे जो भी हमारे यहाँ पाकशाला में जो बंदी काम करते हैं, उनको पाकशाला में काम पे लगाने से पहले बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। उनको कोई स्किन डिसीज ना हो, उनके नाखून बड़े ना हो, उनके बाल ना झड़ते हों, जिससे किसी का बाल झड़ करके दाल में गिर जाए या आटे में गिर जाए। ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। सुबह हमारे यहाँ डेली उन बंदियों की मॉनिटरिंग होती है, डिप्टी जेलर मॉनिटरिंग करते हैं। वो सुबह ये देखते हैं कि सबके नाखून कटे हुए हों, कोई ऐसा कोई उसको स्किन डिसीज ना हो, किसी के खुजली ना हो। पता लगा खुजली है, एक बगल वो हाथ खुजा रहा है, दूसरी तरफ आटा गूंद रहा है, तो ये बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। अनजाने में अभी वो ऐसी गलतियां कर देता है, या उसको बाल झड़ते हैं तो उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे ना हो, उसको कैप लगाना अनिवार्य है पाकशाला में काम करते समय, उसके नाखून कटे हुए होने चाहिए। हमने पाकशाला में काम करने वालों के लिए जेल की तरफ से एक पूरी ड्रेस बनाई हुई है। 2 ड्रेस कोड है हमारे यहाँ, तो एक ड्रेस धुलती है, एक ड्रेस पहनते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि उसके कपड़े गंदे होते हैं तो वो अपने गंदे कपड़े पहन लेगा, क्योंकि वो जेल में हमारे ड्रेस पहनता है पाकशाला में काम करते समय, तो उसको इस बात की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। और सारी चीज़ की मॉनिटरिंग जो है वो डिप्टी जेलर और सिपाही लेवल पर, और जो काम करते हैं उनके लेवल पे बराबर की जाती है। बर्तनों की सफाई है, जैसे बर्तनों की सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर आप गंदे बर्तन शाम को, अक्सर करके जेलों में होता है कि गंदे बर्तन शाम को बिना साफ किए हुए रख दिए जाते हैं, और उनमें कहीं ना कहीं छोटे छोटे आटे के कण, दाल के कण वो रह जाते हैं, तो रात भर में उनमें बैक्टीरिया या फंगस पनप जाती है। जब बर्तनों में बैक्टीरिया और फंगस पनप जाती है तो वो फिर जो है हार्मफुल हो जाती है और दिक्कत करती है। तो शाम को बर्तन धो करके और उल्टे रख दिए जाते हैं, जिससे उनमें कोई नमी ना रहे, वो सूख जाए। अगर कहीं आटा लगा रह गया बर्तन में तो आप देखिए चूहे उसमें घुस जाएंगे, चूहे उसमें खाएंगे। जब चूहे उस बर्तन में चले जाएंगे तो वो उसमें मल त्याग भी करेंगे और भी गंदगी फैलाएंगे, तो वो और गंदगी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए शाम को ही पूरी पर्याप्त सफाई पाकशाला की कराई जाती है। खाना बंटने के बाद, उसके बाद ही पाकशाला बंद की जाती है, और फिर सुबह जो है उसमें काम शुरू होता है। मेरी जानकारी के मुताबिक शायद जब आप कौशाम्बी में तैनात रहे हैं तो वहाँ पे आपने पुराने कमरों से एक बढ़िया एक जो मतलब काम किया है कि पुराने जो कमरों से कैदियों से श्रम कराकर काऊ कोट तैयार करवाए थे गोवंशों के, जिस तरह काफी तारीफ हुई, इनका जिक्र हुआ। तो ये ख्यालात कैसे आए? क्या ये समझा जाए कि भीमसेन मुकुंद जी जीवों से भी मतलब पशुओं से भी लगाव रखते हैं? नहीं, बिल्कुल जो है कारागार विभाग में जो सरकार द्वारा कंबल बंदियों को दिए जाते हैं वो एक निश्चित अवधि के बाद जो है बेकार हो जाते हैं, और वो प्रक्रिया के अंतर्गत उन्हें कंडम घोषित कर दिया जाता है। तो कंडम जो कंबल होते हैं फटे पुराने कटे हुए, उनके निस्तारण की भी एक समस्या होती है कि उनको निस्तारित कैसे किया जाए। उसी समय माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, जब वो मुख्यमंत्री जी बने थे उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने गौवंश संरक्षण की एक योजना चलाई थी। तो उस योजना के अंतर्गत शुरुआती वो दौर था, जगह जगह गांव में एक जगह चिन्हित करके ग्राम सभा की तार लगा के एक बाड़ा बना दिया था, उसमें गौवंशों को रखा जा रहा था। उसमें गौवंशों की खाने की
भोजन की, पानी की सारी व्यवस्थाएं हो गई थी। लेकिन जब सर्दी आई थी तो सर्दी से, बरसात से वहाँ जो गौवंश थे उनको परेशानी होने लगी। उस तरीके की कुछ खबरें जो है अखबार में आया करती थी कि गौवंशों को जाड़े से, सर्दी से, बरसात से परेशानी होती है। क्योंकि वो कंबल जो थे फटे पुराने, इसी तरीके के कंबलों से मैंने अपनी स्वर्गीय दादी रूपवती देवी जी को देखा था कि वो छोटे छोटे कंबलों के टुकड़ों से बकरी और घर में गायों के इस तरीके के प्रोटेक्शन कवर बनाया करती थी, तो वो उनको पहना दिए जाते थे सर्दियों में और बरसात के दिनों में। उसी तरीके के मैंने उस कंबलों का इस्तेमाल करके उसमें एक अच्छी पॉलीथीन लगा करके गायों के लिए कवर बनाए थे, जिसको काऊ कोट कहते हैं। और वो जिलाधिकारी महोदय उस समय जो कौशाम्बी में थे, श्री अमित कुमार साहब, उनके माध्यम से मैंने जितनी सरकारी गौशालाएं थी उस समय कौशाम्बी में, सारी गौशालाओं को वो निःशुल्क मैंने प्रदान किए थे। उसमें जेल के फटे पुराने कंबल थे, कुछ पॉलीथीन का इस्तेमाल किया था, कुछ मैंने अपना पॉकेट मनी से उसमें सहयोग किया था, कुछ और समाज सेवियों ने भी उसमें सहयोग किया था। तो वो कंबल मैंने बना करके गायों के लिए भिजवाए थे। उसके जब समाचार चले अखबारों में तो वो ना जाने कैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र जेल के अंदर भी चली गई और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में 27/12/2020 को इसे सम्मिलित किया गया और उन्होंने इसमें हमारे काम की सराहना की। उसके बाद से मेरे सभी उच्च अधिकारियों ने मुझे बधाई भी दी। अच्छा कार्यक्रम भी हुआ, उसका लाइव टेलीकास्ट जो है कौशाम्बी जेल से ही हुआ था। उसके बाद राज्यपाल महोदया ने जी भी मुझे राजभवन में बुलाया था, वहाँ भी उन्होंने सम्मानित किया। उनको भी मैंने सारी बात बताई थी कि ये कैसे कैसे कंबल कोट से बनाया गया। राजभवन में मुझे 2 मिनट बोलने का भी अवसर प्रदान किया गया कि आपने कैसे कैसे क्या क्या किया। तो ये कहानी सब वहीं से। सर, ये जिला कारागार में आपके यहाँ जी फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ISO 2018 का प्रमाण पत्र भी मिला, यानी कि जो फसाई ने आपको प्रमाण पत्र दिया, 5 स्टार रेटिंग के लिए दिया, वो तो यूपी की पहली जेल थी फतेहगढ़। लेकिन देश की ये ऐसी पहली कारागार बनी है कि जिसे फूड सेफ्टी मैनेजमेंट की तरफ से इसको प्रमाण पत्र दिया गया। क्या है इस तरह, इसमें थोड़ा अगर आप ये एक्चुअली में FSSAI वालों ने जब हमें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का 5 स्टार रेटिंग सर्टिफिकेट दिया तो हमने ISO सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई किया था। और ये फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का 22/2018 सर्टिफिकेशन है, जो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, जो अभी तक जब तक ये हमें मिला था तब तक देश की किसी जेल के पास नहीं था। और इसका थर्ड पार्टी ऑडिट करने के लिए हमारी टीम जो थी वो हमें दिल्ली से अलॉट हुई थी। और इंदौर की टीम के 2 डॉक्टर लोग आए थे हमारा ऑडिट करने के लिए। उन्होंने खुद खाना खा करके चेक किया था, हमारे किचन को देखा था, किचन की साफ सफाई को देखा था। उसके बाद उन्होंने हमें ये सर्टिफिकेट जारी किया था, जिसको वहाँ की टीम खुद देने आई थी। और उस समय फर्रुखाबाद जनपद में DM सर श्री संजय कुमार सिंह साहब तैनात थे, उनको ही उन्होंने ये सर्टिफिकेट प्रदान किया था एक कार्यक्रम में। और मुझे फिर उन्होंने वो सर्टिफिकेट दिया था, जो कि आप इसको देखते हैं। अभी आप जिला जेल फतेहगढ़ में जिला अधीक्षक के पद पे तैनात हैं जी। एक जानकारी अगर आप साझा करना चाहें पूछने के लिए कि हाँ अभी हाल फिलहाल में जेल में कितने कैदियों की संख्या है और किस तरीके से ये मतलब वर्तमान में 665 करीब कैदी कारागार में निरुद्ध हैं जी। और सभी का महिला बैरक है, एक महिला बैरक बाहर अलग बनी हुई है। महिला बैरक का भोजन महिला बैरक में महिला कैदियों द्वारा ही बनाया जाता है। और पुरुष बंदियों का भोजन वो पुरुष जो है पाकशाला है, उसमें पुरुषों के द्वारा बनाया जाता है। दोनों जगह अलग अलग पाकशालाएं संचालित हैं और बहुत साफ सुथरा स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन जो है वो तैयार करके बंदियों को दिया जाता है। 2021 में जब शायद जेल में बवाल हुआ था, इसके बाद आपकी यहाँ पे तैनाती की गई थी। जी। कुछ कड़वा सवाल है ये। जी। और लेकिन उसके बाद का माहौल की अगर बात की जाए, कैदियों के भी मन की बात या मतलब ना की जाए, लेकिन तमाम हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, जेल का माहौल बहुत बदला है। भीमसेन मुकुंद जी ने जेल में धार्मिक माहौल को भी बहुत बदला है कि तरह तरह के जो हमारे धार्मिक आयोजन होते हैं, या श्री कृष्ण जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन अभी थी, आपने तमाम बहनों के लिए काफ़ी अच्छी पहल की, इसकी मैं भी सराहना करूंगा कि तमाम बहनें आई थी। अब हालांकि वो कैदी हैं, लेकिन हर कोई बहन चाहती कि उसकी भाई की कलाई पर राखी बंधे। आपने काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की
और धार्मिक माहौल बताया था कि जो कैदी हैं वो नृत्य वगैरह भी करते हैं, धार्मिक भजन चलते हैं। तो सर इन चीज़ों का ख्याल सर कैसे, क्या मन में इस चीज़ पर सर? एक्चुअली देखिए, जो कैदी हैं जी, वो एक विधि व्यवस्था के उल्लंघन के लिए जेल में भेजे जाते हैं जी, और विधि व्यवस्था के अनुसार ही उनके केस का ट्रायल चलता है। जी, हमारे लिए वो एक मनुष्य हैं, सामाजिक प्राणी हैं और हमारे ही समाज का एक अंग है। जी, गलती सभी से होती है, गलती ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने अपने जीवन में कभी गलती ना की हो। जी, अगर उनको गलती की है, उन्होंने कोई कानून तोड़ा है तो उनको सजा मिली है, वो सजा अपनी काट रहे हैं। जी, लेकिन उनको और कोई अलग से कष्ट ना हो। जो पश्चाताप कर रहे हैं वो अपना पश्चाताप कर रहे हैं, सजा काट रहे हैं, जुर्माना लगा तो जुर्माना भी दे रहे हैं, यही सजा उनके लिए बहुत बड़ी सजा है। और वक्त अलग से भी हम उनके लिए कोई समस्या खड़ी करें जी, तो वो फिर अच्छी बात नहीं है। जी, तो उनको एक घर जैसा माहौल देने, उनके मानसिक उत्थान के लिए कि कोई ना कोई, उन्होंने पहले सामाजिक व्यवस्था को तोड़ा तो वो समाज से जुड़े रहें, समाज से उनका अलगाव ना हो, वो समाज के अंग हैं। एक तरीके से हिंदुस्तान एक परिवार है, उसी परिवार के वो सदस्य हैं। अगर वो परिवार के सदस्यों से, अन्य सदस्यों से अपनी दुश्मनी मानेंगे और एक अलगाव पैदा करेंगे तो वो धीरे धीरे अलगाव बहुत बड़ा बन जाता है। तो वो परिवार से जुड़े रहें, धार्मिक आस्थाओं से जुड़े रहें, हिंदू धर्म के जो रीति रिवाज हैं उनको मनाने का अवसर उन्हें मिलता रहे। अगर वो कृष्ण जन्माष्टमी बनाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि हम जो है भगवान के करीब है, हमें भगवान के सारे तीज त्यौहार मनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। अगर वो रक्षाबंधन मनाते हैं तो निश्चित तौर पे उनका जो अपनी बहन के प्रति अटैचमेंट है और बाहर से बहन का भाई के प्रति जो अटैचमेंट है वो बना रहता है। भाई बहन का जो रिश्ता है वो दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। अगर मुलाकात हम कराते हैं, उनकी पति पत्नी से मिलते हैं तो निश्चित तौर से वो एक दूसरे का दुख बांटते हैं और उनका दुख कम होता है। तो इसी लिहाज से हम लोग उनके सारे तीज त्योहारों का इंतजाम कराते हैं कि भाई ठीक है, उनको सज़ा मिली हुई है, कानून ने सज़ा दी है, वो अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, जो हमारे वेलफेयर के कर्तव्य हैं, जो हमारा उनका सामाजिक और मानसिक उत्थान करने की जिम्मेदारी है, उसको करने का हम प्रयास करते हैं। अब एक अमूमन जो व्यक्तिगत सवाल मेरा है, जैसे मैं अभी आया आपका इंटरव्यू करने के लिए, मैंने कहा आज मैं जेल जा रहा हूँ इंटरव्यू करने के लिए। जी, तो जेल का नाम सुनते ही लोगों की जो मानसिक धारणा है वो चेंज हो जाती है जेल के प्रति। जी, कि जेल, यार जेल एक ऐसी जगह तुम ना मेरे हो जहाँ लोग जाके चाय पीना नहीं पसंद करते हैं, जेल की चाय अच्छी नहीं होती है। तो सर ऐसे लोगों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिन लोगों के मन में धारणा रहती है कि अरे भाई जेल, इससे तो बहुत दूर रहे भाई, ये तो बहुत खराब चीज़ है भाई, मुझे इससे बहुत दूर रहना है। जेल जो है कोई बुरा स्थान नहीं है जी, जेल अगर मेरे विचार से जाना जाए तो एक चिंतन करने का जगह है। और जिस स्थान को भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जन्म के लिए उचित और पवित्र माना हो, वो जगह बुरी नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण जी चाहते तो कहीं भी जन्म ले सकते थे, लेकिन उन्होंने जेल में ही जन्म लिया। और आधुनिक भारत में भी आप आ जाइए तो हिंदुस्तान में भी चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो माननीय, और तमाम प्रधानमंत्री जी हुए, सब लोग जो है जेल में रहे। महात्मा गांधी जी ने अपने पूरे जीवन के बहुत सारे समय जेल में बिताए। नेहरू जी ने नैनी जेल में बहुत सारा समय व्यतीत किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा जो है तिहाड़ जेल में समय व्यतीत किया गया। तो अधिकांश लोग जो आधुनिक भारत के रचयिता हैं, जो आधुनिक भारत को चला रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं जेलों में रहे हैं और जेलों में बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं हुई हैं, बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है वो जेल के अंदर ही लिखी गई। और माननीय नेल्सन मंडेला जी जो है 28 सालों तक जेल में रहे और उसके बाद जो है वो राष्ट्रपति बने। अब ये जेल की बात आ गई सर, एक आपसे क्वेश्चन अमूनन पूछा कि क्या कोई कैदी जेल में बैठ के अपनी कहानी या लिख सकता है, किताबें वगैरह वगैरह? ये हमने वैसे पिक्चरों में जहाँ तक सुना है कि लोग जो काफी क्रांतिकारी रहे उन्होंने जेल से ही अपनी कहानियां लिखी हैं। नहीं, तो क्या वो अमूमन आज भी चलता आ रहा है? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या नाम है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे पत्र, आपने देखा होगा कि आज़ादी के आंदोलन में उनके पत्र जो है जेल से जाया करते थे अपने साथियों के लिए, अपने साथी नेताओं के लिए। आज भी उनके पत्रों की एक किताब का पूरा संग्रह जो है प्रकाशित हो चुका है।
और नेहरू जी द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया किताब लिखी गई, वो जेल के अंदर ही लिखी गई। और बहुत सारे लोगों ने जेल के अंदर किताबें लिखी हैं। उसका एक प्रोटोकॉल है, वो किताब अगर अभी कोई लिखता है तो पहले उस किताब की कॉपी वो हमको देंगे, हमारे मुख्यालय द्वारा उसको देखा जाएगा, उसको पढ़ा जाएगा। अगर उसमें कोई गलत चीज़ नहीं होगी और समाज के हित में उसमें कुछ लिखा गया होगा तो उसके प्रकाशन में नियमानुसार एक जांच के उपरांत एक कमेटी उसकी जांच करती है, उसके उपरांत उसके प्रकाशन में कोई दिक्कत नहीं है, कोई अपनी बात अपनी कह सकता है, लिख सकता है। अब मेरा एक आखिरी प्रश्न आपसे यही है, तमाम लोग कहते हैं कि सुनने में आता है कि तमाम लोग लखपति बन जाते हैं। एक कैदी आपके यहाँ कुलदीप जी लखपति बनता है, जेल में रह के पैसा कमाता है। लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल आते हैं, भैया अरे जेल में रह के पैसे हम कैसे कमा सकते हैं, क्या होता। तो आप क्या एक कैदी जो है वो अपने क्वेश्चन इस चीज को शामिल किया है कि एक कैदी सजा काटते हुए भी लखपति बन गया है, जरा अगर इस पर प्रकाश डाल के लोगों को बताएं तो लोग समझ सकते हैं। देखिए, वर्तमान में कारागारों में निरुद्ध बंदियों के उत्थान के लिए वर्तमान सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है। कौशल विकास की हर जेल में योजना चल रही है और हम लोग बंदियों को कौशल विकास करा रहे हैं, क्योंकि अपराध की जड़ में कहीं ना कहीं आदमी का आर्थिक संकट भी एक होता है। आदमी बाहर कमाता नहीं है, पैसा नहीं होता, तो इसके लिए भी वो अपराध की तरफ चला जाता है। इसे रोकने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही है, जिससे कारागारों में बंदियों को कौशल विकास के अंतर्गत रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वो तरह तरीके के रोजगार हैं। इसी कड़ी में हमारे यहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनी हुई हैं, लगभग सभी जेलों में कोऑपरेटिव सोसाइटी है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हमारे यहाँ बरेली जेल में लकड़ी उद्योग चल रहा है, नैनी जेल में लोहे का अलमारी, हाईकोर्ट के फर्नीचर बनते हैं। हमारे यहाँ भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी हुई है जिसमें हम लोग LED बल्ब बनवाते हैं। ODOP के अंतर्गत हमारे यहाँ रामनामी चादर, रामनामी दुपट्टा, शॉल इत्यादि जो है वो छपती हैं। उनकी भी बिक्री से जो पैसा आता है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक नियम है उसका, जो उसके हिसाब से बराबर जो जैसा काम करता है उसमें बांट दिया जाता है। अधिकांश जेलों में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में डेयरी उद्योग चल रहा है जो कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही है, और दरी उद्योग भी हमारा केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ में चल रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाती है। ऐसे सभी जेलों में कोई ना कोई काम चल रहा है। ODOP के काम सभी जेलों में, उत्तर प्रदेश की हर जेल में ODOP का काम चल रहा है। और एक हमारे DG सर ने OJOP का काम भी चालू करवा रखा है, वन जेल वन प्रोडक्ट। उसके अंतर्गत जिला कारागार फतेहगढ़ में LED बल्ब हम बना रहे हैं और ODOP में चादर छपाई का काम हो रहा है, ब्लॉक प्रिंटिंग का। अभी हमने बेकरी के माध्यम से बिस्कुट का भी काम शुरू कराया है, पाव रोटी बन रही है। उसको और आगे बढ़ाने के लिए हम प्रयासरत हैं। मैं अभी बीच में DG सर से मिला था, मैंने निवेदन किया है कि ये बिस्कुट को हम विस्तार देना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे प्रस्ताव मांगा है और जल्दी ही मैं अतिशीघ्र वो प्रस्ताव बना करके DG महोदय के समक्ष जो है भिजवाऊंगा। और एक प्रश्न जो है, माफ़ी चाहेंगे सर आपसे, एक प्रश्न है सर, अभी हाल ही में एक सुप्रसिद्ध संत जो है हमारे क्या नाम, प्रेमानंद जी महाराज से सर हमारे मिलते हैं जाके उनसे, जिससे लोग मिलने के लिए काफ़ी तरसते हैं। सर उनसे आपने एक प्रश्न किया था और प्रश्न आपने ये किया था कि कैदियों को लोग अंदर समझते हैं कि आज भी कैदी की नज़र से देखते हैं, ये तो ये सर क्या था? ये चूंकि मैं गया था वहाँ दर्शन करने के लिए, तो चूंकि प्रश्नों का जवाब देते हैं, मैंने उनसे एक सामाजिक प्रश्न किया था कि बंदी अपनी सजा भोग रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं, इसके बाद भी जो है उनको समाज जो है स्वीकार नहीं कर रहा है। इसी के तहत मैंने उनसे प्रश्न किया था और उन्होंने जवाब भी दिया और फिर उन्होंने उतना ही अपने YouTube हैंडल से उसको YouTube ट्विटर पर डाला हुआ है। तो वो मैंने एक सामाजिक प्रश्न था कैदियों का जो उनको दिया। जी। तो वो एक प्रश्न था, उसी में वो मैंने प्रेमानंद महाराज जी से बात की थी, एक सवाल रखा था, एक सामाजिक समस्या थी बंदियों की, क्योंकि बंदी अपनी सजा भी पूरी कर लेते हैं और प्रायश्चित भी कर लेते हैं, लेकिन जब समाज में जाते हैं तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता। तो उसका उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया था और उन्होंने ये कहा भी था कि समाज के लोगों को गलती माफ़ करनी चाहिए। उसने जो कानून के अनुसार गलती की, उसकी कानून के अनुसार उसको सजा मिली है, तो फिर समाज को एक बार उनको क्षमा कर देना चाहिए और उनको
गले से लगाना चाहिए। इस तरीके का उनका पूरा एक वीडियो यूट्यूब पे वायरल हुआ है। उन्होंने खुद भी वो यूट्यूब हैंडल चलाते हैं, जी। तो वहाँ से उन्होंने उसको डाला हुआ है। वो एक सामाजिक प्रश्न था, मेरे मन में आया तो मैंने उनसे पूछ लिया। फतेहगढ़ जिला जेल के जेल अधीक्षक भीमसेन मुकुंद जी, जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित हैं और जिनकी सराहना जितनी की जाए वो कम है, क्योंकि ये वही शख्स है जिनकी बदौलत फर्रुखाबाद की ये फतेहगढ़ जेल, यानी कि जिसको यूपी में फसाई की तरफ से भोजन की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी गई है। तो आगे भी मुखातिब होते हैं ऐसे किसी अधिकारी से जिन्होंने समाज हित के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। तब तक के लिए बने रहिए।